नहीं बेटा सौखी होती है, ऑनलाइन क्लास तो नींद भी ली जाती है, शक्ल तो दिखनी नहीं है। हाँ जी, इतना नहीं है लेकिन हाय रब्बा। अनवी तुम्हारा 4th चैप्टर शुरू हो गया वहां पे? नहीं अभी तो नहीं हुआ, हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ही चल रहा है। मेरा हमारे नहीं होता यहाँ। खत्म हो गया, मेरा चैप्टर 4था शुरू हो रहा है आज। पर ये भी है कि ना फटाफट सिलेबस मेरा ना सारा उलझ जाते हो फिर। अभी उसी में ही उलझी पड़ी हूँ मैं तो। बोल बोल। चेक कर लिया ये तेरे भी कर लिया इधर। हाँ जी भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है, केमिकल बॉन्डिंग। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा लंबा चैप्टर है, ठीक है? तो पेशेंस रखना है इस चैप्टर में। स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स थोड़े से बोरिंग होंगे, मे बी आज और कल का लेक्चर से बोरिंग होगा,
बट इस चैप्टर में फिर इंटरेस्टिंग पार्ट बहुत शुरू आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है? हाँ जी, बता सकते हो क्या मतलब है केमिकल बॉन्ड का? आपको नाम से क्या लग रहा है कि जब एटम्स को जोड़कर हम एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, उनमें जो फोर्स लगती है वो क्या बनाता है? केमिकल बॉन्ड बनाता है ना। कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट एटम्स को जब जोड़ते हैं हम इकट्ठा, उनमें जो फोर्स लग रही है, जो बॉन्डिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। सो यू कैन राइट डाउन द forces that hold different atom in a molecule is called as chemical bond. ठीक है ना बेटा? ठीक है, केमिकल बॉन्ड क्या है? वो फोर्स है जो डिफरेंट एटम्स को बांध के रखती है, इकट्ठा बना के रखती है। तो ये बॉन्ड होता है ना, ये बॉन्ड की जो ये बॉन्ड है अलग अलग एटम्स को बांध के रखती है, दोनों को होल्ड करके रखती है, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड में दो चीजें हम ध्यान रखते हैं। इन अ केमिकल बॉन्ड सबसे पहली चीज, ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट। मींस जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड किनसे बनता है? जो उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे बॉन्ड बनता है, तो उसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड। और दूसरी बात कहता है, उन्हीं में क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? बेसिकली रिलीज होती है। एनर्जी इज रिलीज्ड इन दी फॉर्मेशन प्रोसेस। फॉर्मेशन मतलब कि प्रोडक्ट में आकर एनर्जी क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. केमिकल बॉन्ड क्या है? बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो केमिकल बॉन्ड है, और जो एनर्जी वहां से रिलीज होती है प्रोडक्ट में, वो भी क्या बनाता है? केमिकल बॉन्ड। आगे हम बात करते हैं द डिफरेंट थ्योरीज। अब हमें इस चैप्टर में बहुत सारी थ्योरीज पढ़नी है। द डिफरेंट थ्योरीज हैव बीन put forward from time to time. जिस टाइम टू टाइम हम अलग अलग थ्योरीज पढ़ेंगे, वो थ्योरीज कौन कौन सी हैं? These are, first theory is Cossel-Lewis approach. पहली है ल्यूइस थ्योरी, दूसरी है VSEPR। शॉर्ट नेम लिख रही हूं, इसको लॉन्ग में जब हम करेंगे तब पढ़ेंगे। VSEPR थ्योरी। तीसरी है हमारे पास VBT थ्योरी। चौथी है हमारे पास MOT थ्योरी। ये MOT थ्योरी पर चैप्टर हमारे पास खत्म हो जाता है। तो हमने ये चार थ्योरीज को, जिसमें से फर्स्ट थ्योरी तो बहुत छोटी है, लेकिन VSEPR, VBT, MOT बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज हैं। इन्हीं को हमें ढंग से पढ़ना है, जो आगे के चैप्टर्स और केमिस्ट्री में बहुत यूजफुल थिंग्स हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कॉसल एंड लुईस कंसेप्ट।
इरेज कर दूं बच्चों? Yes, ma'am. तो हम फर्स्ट थ्योरी स्टार्ट करते हैं, कॉसल एंड ल्यूइस कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी। बेसिकली ये कंसेप्ट इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब कि आयनिक में काम आती है सिर्फ। तो वैलेंसी क्या होती है बेटा? वैलेंसी, वैलेंसी आपको पता है ना क्या होती है? क्या होती है? ये सक्षम? Number of electrons gained, lost or shared. Combining capacity of an element. जैसे कि हम बात कर लें, वैलेंसी हाइड्रोजन की क्या होती है? 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 2। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? 1। मतलब कि वैलेंसी यहाँ पे क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इनको कंप्लीट करने के लिए। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? 1। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है? 2, 2। नाइट्रोजन की 3. 3 एंड सो ऑन। So according to Cossel and Lewis, Cossel and Lewis ये कहता है एटम्स में attain a stable electronic configuration. कहता है एटम क्या करता है इन 3 डिफरेंट वेज। देखो एटम को स्टेबल होना है, स्टेबल मतलब कि उसे अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट करना है। तो उसे कंप्लीट करने के लिए 3 डिफरेंट तरीके हैं। तो वो कौन कौन से तरीके हैं? फर्स्ट क्या होता है? बाय लॉस इलेक्ट्रॉन्स, लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो अपना ये ऑक्टेट क्या करेगा? कंप्लीट कर लेगा। और कौन सा वे होता है? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। एंड लास्ट और थर्ड वे कौन सा होता है? बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट? कहता है या वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा या वो शेयर करेगा। ये 3 चीजों में से कुछ भी करके उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाती है। ठीक है? Yes, ma'am. अब बेसिकली कहता है वैसे ही एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी डिवाइड होते हैं। एलिमेंट्स में बी divided into first electropositive elements. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ये, Yes. right? तो electropositive elements whose atoms give up one or more electrons. दूसरा क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स
gain, गेन करेगा, which will accept electrons, और थर्ड वाला क्या होगा एलिमेंट, share, which have little tendency to lose or gain electrons. ठीक है, बहुत कम टेंडेंसी होगी लूज या गेन करें. तो बेसिकली इन्हीं के ऊपर हम एक बात करते हैं. इलेक्ट्रोपॉजिटिव और प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव मिल जाए तो वो क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड, है ना. आयनिक क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला दे तो आयन बन जाता है ना. कहता है जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड. और दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मेटालिक बॉन्ड. ये बातें ध्यान रखना. दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. क्लियर बच्चों? yes क्लियर ma'am, यहाँ तक? इरेज कर दूं? 1 minute. कर दूं? yes, अब हमारे पास क्या आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स. बॉन्ड्स को क्लासिफाई किया जाता है दो तरीके से, इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर. इंटर एटॉमिक आगे तीन टाइप्स के होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड. इंटर मॉलिक्यूलर दो टाइप्स के होते हैं, वंडरवॉल्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड. ये और ये हम पढ़ चुके हैं, राइट बच्चों? yes ma'am, ठीक है, इसीलिए चैप्टर स्टार्ट कहां से करना है हमने, आयनिक से. ये पूरा चैप्टर आपका आयनिक, कोवलेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में है. आयनिक 10% है, 80% चैप्टर कोवलेंट है एंड 10% चैप्टर अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, yes, तो हम स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड से. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है बेसिकली आयनिक बॉन्ड, और कहते हैं इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. हाँ जी, आयनिक बॉन्ड क्या है बताओ तुम लोग, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कौन बनाता है आयनिक बॉन्ड? Cl, Metal and non-metal. जब इलेक्ट्रॉन्स का पूरा ट्रांसफर हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर वहां को चला जाए, जब इलेक्ट्रॉन्स का पूरा ट्रांसफर हो जाता है तो वो क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड. द बॉन्ड formed
as a result of transfer of electron from one atom to another. राइट जब एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसफर हो जाए, जैसे कि ए है मेरे पास, बी है, इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसफर हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। बोल बेटा, मेरी क्लास हो रही है, क्लास है क्लास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, एक कैटायन है एक एनायन है, इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसफर हो जाए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, तो वो कौन सी होती है? आयनिक बॉन्डिंग। और ये फोर्स कौन सी होती है? आपको पता ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। राइट, क्लियर। तो आयनिक बॉन्ड कौन कौन बनाते हैं? एग्जांपल NaCl, KCl एक्सेट्रा। ठीक है, यस मैम। आगे इरेज कर दूं बच्चों? यस। आगे है आयनिक के अंदर ही फैक्टर्स या कह सकते हो कंडीशंस। ये क्वेश्चन आ जाता होता है, क्या फैक्टर्स हैं या कंडीशन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड? कि आयनिक कंपाउंड बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें इसके अंदर, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी आयनिक बॉन्ड की क्या होती है? लो होती है। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? हाई होती है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है? इट ऑल्सो शुड बी हाई, मीन्स ग्रेटर देन 1.7। एंड चौथा, हाई लैटिस एनर्जी। ये तीन फैक्टर्स हमने पढ़े हुए हैं, लैटिस में अभी पढ़ा देती हूँ कि क्या होता है। तो कहता है कंडीशंस क्या क्या होती है आयनिक कंपाउंड के लिए? आयनिक एनर्जी लो, हाई एफिनिटी, हाई नेगेटिविटी एंड हाई लैटिस एनर्जी। तो बेसिकली लैटिस एनर्जी क्या होती है? जो इसमें हाई होती है, ये लिख लो पहले इसको, समझ में तुम लोगों को आ जाएगा फिर। लैटिस एनर्जी इज डिफाइंड इन केस ऑफ ionic crystals, and it is defined as the amount of energy required to break 1 mole of solid ionic crystal into its constituent gaseous ions। क्या कह रहा है ये? कहता है बेसिकली पहली बात तो लैटिस एनर्जी आयनिक क्रिस्टल्स में होती है,
याद है हमने किया था आयनिक क्रिस्टल्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की रेगुलर फॉर्म ऑफ पैटर्न बनाते हैं, दैट इज आयनिक क्रिस्टल्स, कि उन्हीं में ही लैटिस एनर्जी होती है। और ये कौन सी एनर्जी होती है? कहते हैं जो 1 मोल सॉलिड आयनिक क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए कम से कम जो एनर्जी लगती है, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। वो ये कहता है एनर्जी हम क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं? कोई 1 मोल सॉलिड है और वो चेंज हो जाता है तोड़ने के बाद गैसियस के अंदर। तो कहता है जो यहां पर ये एनर्जी लग रही है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। बात समझ में आई बच्चों, लैटिस एनर्जी? Yes, ma'am. ठीक है, 1 मोल सॉलिड को ब्रेक करने के बाद वो गैसियस आयंस में चेंज हो जाते हैं और यहाँ जो एनर्जी लग रही है उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो इसमें आप एक पॉइंट लिख सकते हो, जितनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, द हायर द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी, जितनी ज्यादा होगी, ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। जितनी लैटिस एनर्जी ज्यादा, उतनी कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा, एंड ग्रेटर विल बी ईज ऑफ इट्स फॉर्मेशन, उतना ही प्रोडक्ट भी हमारा इजीली बनेगा। कहता है जितनी एनर्जी ज्यादा लगेगी, जितनी एनर्जी ज्यादा होगी, उतना कंपाउंड स्टेबल होगा, उतना इजीली वो कंपाउंड बन जाएगा। ओके? Yes, ma'am. Lattice energy depends upon लैटिस एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? Charge on the ions. Lattice energy is directly proportional to charge on ion. जितना आयन पर चार्ज ज्यादा होगा, उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, जितना चार्ज का आयन ज्यादा, उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, उतनी एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। हम एग्जांपल ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि NaCl, CaCl2, MgO। बेसिकली NaCl क्या है? यूनिवलेंट, क्योंकि ये भी +1 है, ये -1 है, तो क्या बना ये? यूनिवलेंट। ये क्या होगा? ये Ca पे चार्ज का तो +2 का, बाय क्लोरीन पे चार्ज तो -1 का, बाय यूनिवलेंट। और ये +2, ये -2, मींस बायवलेंट। आई बात समझ? तुम्हें दिख रहा है ना ये? तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी MgO, क्योंकि चार्ज क्या है, ज्यादा है इसके ऊपर। जितना चार्ज ज्यादा, उतनी एनर्जी भी ज्यादा। क्लियर बच्चों? हाँ जी बोलो। Yes. Yes, ma'am. सेकेंड पॉइंट, जो ये पॉइंट्स लिख रही हूँ ना, बड़े इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बड़े क्वेश्चन आते हैं ऐसे ऊपर इनके ऊपर कि बताओ ज्यादा कौन है, कम कौन है, ऑर्डर में लिखो। दूसरा आता है साइज ऑफ आयन। ये चार्ज और साइज दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। हमेशा चार्ज डायरेक्टली होता है तो साइज हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। लिख लो इसके अंदर, इसी पॉइंट के अंदर, इफ
size of ions is large, intermolecular distance will be more and force of attraction will be less. ठीक है, जितना साइज ज्यादा होगा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा, उतनी कम क्या होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उतना ही कम क्या होगा लैटिस एनर्जी। क्लियर बच्चों? मैम आगे मैं कुछ ऑर्डर लिख रही हूँ लैटिस एनर्जी के, वो तुम लोग रिमेंबर रखना। सॉरी, तुम्हें पता है ना डाउन द ग्रुप साइज क्या करता है, डिक्रीज या इंक्रीज? इंक्रीज है ना, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है ना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नीचे जा रहे हैं, साइज क्या हो रहा है इसका, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है ना। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। सबसे ज्यादा साइज किसका होता है, आयोडीन का, और सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का। अगर साइज छोटा होगा इसकी तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, इसकी सबसे ज्यादा होगी। ओके, यस सिमिलरली LiCl, NaCl, KCl, RbCl, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस उसके अकॉर्डिंगली है। सिमिलरली MgO का ज्यादा होगा NaCl से बिकॉज ऑफ चार्ज ऑन आयन। अभी हमने किया ये +2, ये -2, ये +1 -1, जिसका चार्ज ज्यादा है लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। NaF, MgF2, AlF3, इसका चार्ज +1, इसका +2, इसका +3, इसीलिए ओके। तो ऐसे निकालते हैं हम लैटिस एनर्जी। यहाँ लैटिस एनर्जी कंप्लीट होती है, तो लैटिस एनर्जी के साथ एक और फैक्टर आता है हाइड्रेशन एनर्जी, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो भी लैटिस के साथ। जहां लैटिस की बात की जाती, हाँ बेटा मैम ये फिर से बता दो। लैटिस एनर्जी, यस ये ऑर्डर सारे, यस मैम। देख बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप है ना ये हमारे पास 17 ग्रुप। एंड डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। मतलब कि आयोडीन का साइज क्या है सबसे ज्यादा, राइट, और फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा। अगर इसका साइज तो छोटा है तो इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, है ना। हमने भी लिखा ना, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक, तो इसीलिए हमारे पास ये ऑर्डर बना। ओके ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एक ही ग्रुप में आते हैं। तो लिथियम का साइज सबसे छोटा होता है, तो इसीलिए इसका लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके और इसकी अगर हम बात करें, अभी हमने लिखा था लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन। यहाँ पे आयन का चार्ज ज्यादा, यहाँ पे आयन का चार्ज कम। तो जितना चार्ज ज्यादा उतनी लैटिस एनर्जी भी ज्यादा। ठीक है, ओके मैम। वही फैक्टर 4th में है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं इन दो फैक्टर्स पे, इनवर्सली साइज एंड डायरेक्टली चार्ज। क्लियर लैटिस एनर्जी? यस मैम। जैसे हमने लैटिस एनर्जी करी है वैसे ही आती है हमारे पास एक
हाइड्रेशन एनर्जी लिखो इसमें, हाइड्रेशन एनर्जी is the energy released when an isolated gaseous ion gets hydrated and it is measured in terms of kg per mole और kg per ion। देखो वो यहाँ पे क्या कहना चाहता है, सिंपल वो यहाँ पे ये कहना चाहता है, देखो पहले हमने बात करी थी ना ये वाली कि सॉलिड में जो एनर्जी लगती है वो कौन सी होती है, लैटिस एनर्जी। इतनी बात हमने पहले की थी, Yes. राइट। अब वो ये कह रहा है कि तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, वो एनर्जी है जो रिलीज करती है आइसोलेटेड गैसियस आयन। सपोज ये आयन है हमारे पास गैसियस वाला, ये जो आयन लिया मैंने ये क्या हो गया, हाइड्रेटेड, इसमें मैंने वाटर लिक्विड ऐड करा, ऐड करने के बाद यहाँ पे ये एक्वा स्टेट में निकला और जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है वो एनर्जी कौन सी होगी, हाइड्रेशन एनर्जी। इतनी बात क्लियर है बच्चों? Yeah, ma'am. ठीक है ना। लैटिस एनर्जी से ही जो ये गैसियस आयन बनता है इसको जब हम हाइड्रेट करते हैं, करने के बाद वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी क्या होती है हमारे पास, हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैटिस के साथ, ये कंपटीशन में आ जाता होता है, स्कूल बोर्ड में नहीं आता, कंपटीशन में आ जाता है। तो कहता है अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी लैटिस से तो हमेशा कंपाउंड क्या होगा, सॉल्युबल। ध्यान रखना, अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी लैटिस से कंपाउंड इज इनसॉल्युबल। अगर लैटिस अप्रोक्सीमेटली इक्वल है हाइड्रेशन से तो कंपाउंड इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, ये कुछ कुछ सॉल्युबल होगा और कुछ कुछ नहीं भी होगा। तो जो हाइड्रेशन के फैक्टर्स हैं वो एक ही है, सेम हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस जो थी आयनिक कंपाउंड की जो हम पढ़ रहे थे वो यहाँ पे खत्म होती हैं। तो आयनिक कंपाउंड का एक टॉपिक रह गया है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स रह गए हैं उसके, तो वो हमसे स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट कल ही होगा, टाइम खत्म होने वाला है। लास्ट टॉपिक ऑफ आयनिक कंपाउंड इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसको डिटेल में हम कल पढ़ेंगे, है कौन कौन से ये लिख लो। कल हम पढ़ेंगे फर्स्ट फिजिकल स्टेट, सेकंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, थर्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, फोर्थ solubility, fifth is electrical conductivity। ये कल 5 फैक्टर्स थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आयनिक कंपाउंड कल कंप्लीट
हो जाएगा और कोवलेंट भी हम साथ में ही स्टार्ट कर देंगे। पूरा चैप्टर बेसिकली अब कोवलेंट के ऊपर ही है। क्लियर बच्चों? यहाँ पे आज का लेक्चर होता है खत्म।